साथ है पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर इक्विटी राज मेहता। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट 5 सालों के बाद पीपीएफएस म्यूचुअल फंड नया फंड ऑफर लाने की तैयारी कर रहा है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के तौर पर। लेकिन सवाल सबके मन में यही है कि ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, फिर चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या ईएलएसएस हो, ये दोनों ही इस तरीके की स्कीम्स है जहां पर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के तौर पर जिनको देखा जाता है। इनका डोमिनेंट इक्विटी एलोकेशन भी है लार्ज कैप्स में, फिर चाहे वो टैक्स सेविंग फंड की बात करें या फिर फ्लेक्सी कैप फंड की। तो फिर सवाल यही उठता है कि ऐसे में जब आपकी एग्जिस्टिंग फंड्स आपके पास है जहां पर एलोकेशन ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है इस स्पेसिफिक कैटेगरी में, ऐसे में एक नया लार्ज कैप फंड लाने की पीछे की वजह क्या है? धन्यवाद दीपाली, आज शो में इनवाइट करने के लिए। पहले फ्लेक्सी कैप एंड ईएलएसएस की बात करते हैं तो अभी एलोकेशन ज़्यादा लार्ज कैप तरफ है, क्योंकि वैल्यूएशंस उधर काफ़ी रीजनेबल है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो अगर एवरेज वैल्यूएशंस से कंपेयर करें तो मिड एंड स्मॉल कैप्स काफ़ी ज़्यादा है एवरेज से, इसलिए हमारा एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप ज़्यादा है अभी। बट अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो काफ़ी टाइम ऐसा भी रहा है जहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन 35-40% तक भी गया है ये दोनों स्कीम में। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों स्कीम ज़्यादा लार्ज कैप फोकस्ड ही है। आगे जाके अगर वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छे लगेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे तो हम उसमें भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आते हैं लार्ज कैप फंड पे जो हमारा नया फंड लॉन्च होने वाला है। तो वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड फंड है कंपेयर टू द लार्ज कैप कैटेगरी। सो आप लार्ज कैप कैटेगरी में अगर दूसरे फंड्स को देखें तो वो सब एक्टिव फंड्स है, एंड हम जो ला रहे हैं वो पैसिव फंड से ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ हम एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी ला रहे हैं जहाँ पे काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो इंडेक्स को हग करेगा और थोड़ा बहुत वेरिएशन लाएँगे हम इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। जहाँ पे अगर इंडेक्स रीबैलेंसिंग हो रहा है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कब रीबैलेंस करना है हमारा पोर्टफोलियो, या कभी फ्यूचर्स में अगर मार्केट में प्राइस कम रहा तो फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। तो ये सब डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी से थोड़ा बहुत पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे, और इनका जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो भी इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में रहेगा। तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पैसिव फंड्स में बिलीव करते हैं और जो बिलीव करते हैं कि लार्ज कैप में इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना मुश्किल है। ओके। इनफैक्ट मिस्टर मेहता, जो आपने बात अभी कही इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे जानना भी यही चाहती थी कि जो बाकी एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड्स मार्केट में मौजूद है उससे किस तरीके से डिफर करेगा। और जैसे आपने कहा कि ये मोर ऑफ अ पैसिव फंड के तौर पर काम करेगा, इंडेक्स फंड के तौर पर काम करेगा, तो एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करेगा या फिर क्या अप्रोच आपकी रहेगी, कैसे आप डिजाइन करेंगे इस फंड को? तो ये फंड निफ्टी 100 को ट्रैक करेगा, तो टॉप जो 100 कंपनीज़ है मार्केट में वो पोर्टफोलियो में रहेगी और वही सेम वेटेजेस में रहेगी जो निफ्टी 100 के वेटेजेस है। खाली जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पे कब बाय करें, कब सेल करें, वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन लाके हम थोड़ा आउट परफॉर्मेंस लाने की ट्राई करेंगे। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया 3-4 सिनेरियो हो सकते हैं। एक है जहाँ पे इंडेक्स में कोई स्टॉक इंक्लूड हो रहा है, तो इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग डेट होता है, उसी डेट पे बाकी सब इंडेक्स फंड्स बाय कर सकते हैं। बल्कि हम पहले या बाद में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हेन अपॉर्च्युनिटीज़ अराइज़। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत प्राइस का एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कभी फ्यूचर्स में प्राइस कम होता है कंपेयर्ड टू कैश, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग इन कैश हम फ्यूचर्स में बाय कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, या सेल करने के टाइम पे कभी फ्यूचर्स में ज़्यादा रहा तो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई कंपनीज़ में निफ्टी 100 कंपनीज़ के अंदर मर्जर हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में मर्जर हुआ था कुछ साल पहले। तो उसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी स्टॉक चीप अवेलेबल है बेस्ड ऑन द स्वैप रेशियो जो अनाउंस किया गया है ऑलरेडी, तो वो बाय कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ अपना के अगर थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं इंडेक्स को, तो बेनिफिशियल रहेगा एंड इन्वेस्टर को। और क्योंकि ये इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो पे ही मिल रहा है, तो पैसिव फंड्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा बेटर कर सकता है।
ओके। अच्छा, फिर 2 चीज़ें और इसी फंड से जुड़ी हुई आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि आपने जैसे बताया कि इंडेक्स फंड के तौर पे काम करेगा। पहला तो ये कि किस तरीके से नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में ये फंक्शन करेगा, किस तरीके का एलोकेशन आप इसमें रखेंगे इक्विटीज़ में? क्या मान के चले कि कोई सेक्टर बायस यहाँ नहीं रहेगा? जी, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 100 में जो वेट्स है वही सेम वेट्स रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बिज़नेस ग्रुप हमको पसंद नहीं है तो हम नहीं लेंगे ये फंड में, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी निफ्टी 100 में कंपनीज़ है वो सब कंपनीज़ ये पोर्टफोलियो में रहेगी। वेटेजेस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, खाली थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे हम डिपेंडिंग ऑन कब बाय करेंगे या कब सेल करेंगे, वो थोड़ा बहुत लैग रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर रहेगा इसमें। ओके। और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक्सपोज़र रहेगा क्या इस फंड के थ्रू, हेजिंग के लिए या फिर नॉन हेजिंग पर्पसेज़ के लिए? सॉरी, किसमें एक्सपोज़र रहेगा? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या इस फंड के थ्रू? जी, जैसे मैंने कहा कि अगर फ्यूचर्स में प्राइस कम है बाइंग के टाइम पे तो फ्यूचर्स में बाय करेंगे इंस्टेड ऑफ कैश में, एंड सेलिंग के टाइम पे अगर फ्यूचर्स में प्राइस ज़्यादा रहेगा तो फ्यूचर्स से सेल कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आर्बिट्राज नहीं करेंगे, कैश टू फ्यूचर्स आर्बिट्राज या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी इसमें नहीं लेंगे हम। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। जब ये फंड लॉन्च होगा, मार्केट जिस तरीके का करंट मार्केट साइकिल है जहां पर हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए ये फंड कितना सक्षम होगा? लिक्विडिटी पर्पस हो या फिर डिफेंसिव कंसिडरेशन हो, किस तरीके से फंक्शनैलिटी रहेगी? तो जैसे कि पैसिव फंड्स में जैसे ही पैसा आता है वैसे ही डिप्लॉय करते हैं, वैसे ही स्ट्रैटेजी रहेगा कि जैसे ही पैसा आता है हम डिप्लॉय करेंगे। ये फंड में हम कैश कॉल्स नहीं लेंगे। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही वही निफ्टी 100 के वेटेजेस में डिप्लॉय कर देंगे। खाली थोड़ा बहुत ट्वीक करके एलोकेशन ट्वीक कर सकते हैं ऊपर-नीचे। बाकी मोर और लेस पोर्टफोलियो निफ्टी 100 को ही ट्रैक करेगा। बाकी सेक्टर वेटेजेस भी जो निफ्टी 100 में जो सेक्टर वेटेजेस है वही सेम रहेंगे। ओके। अच्छा, एक चीज़ और अगर हम 2-3 चीज़ें और समझना चाहें, तो पहली बात तो ये कि जो पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन जो रहेगा, हालांकि आपने बताया कि किस तरीके से आप पूरा प्लान करेंगे, किस तरीके से पैसिव फंड की तरह काम करेगा, लेकिन जो आपकी हाई कन्विक्शन अप्रोच रहेगी वो कैसे रहेगी इस फंड को लेकर, पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मोर डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे इस फंड के थ्रू? जी, जैसे मैंने कहा कि वेटेजेस हम ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं करेंगे, जो निफ्टी 100 में जो वेटेजेस है वही रहेंगे, तो कन्विक्शन रहे या ना रहे वो निफ्टी 100 में अगर उसका वेट 7% है तो वही सेम 7% वेट इसमें भी ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी पे या ग्रुप पे ज़्यादा कन्विक्शन है तो उसका वेटेज बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसमें। जैसे मैंने कहा कि बिकॉज़ कि हम वो इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा रिटर्न कंपेयर टू द इंडेक्स, थोड़ा बहुत आउट परफ़ॉर्म करने की ट्राई करेंगे और जो एक्सपेंस रेशियो है वो जस्टिफ़ाई करने की ट्राई करेंगे। ओके। कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड आपके हिसाब से सूट करेगा, या फिर जब ये फंड लॉन्च होगा कोई एक्सपोजर लेता है तो एटलीस्ट कितना होराइजन लेकर चले इसके ट्रू पोटेंशियल या फिर इसके ट्रू बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए? जी, सो अगर निफ्टी 100 कंपनीज़ को देखें तो लगभग 75 से 80% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ निफ्टी 500 निफ्टी 100 कंपनीज़ कमाती है। तो अगर किसी को डाइवर्सिफाइड अप्रोच चाहिए, किसी को मार्केट ओन करना है या किसी को लगता है कि एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो वो सब इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा फंड है, जहाँ पे आपको पूरा इंडेक्स ओन करने मिल जाएगा, एंड साथ-साथ में क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, तो रिटर्न्स भी एंड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक पॉइंट और जो मैंने मिस किया उस पर और आपसे मिस्टर मेहता एक व्यू में लेना चाहती हूँ। मैं इनफैक्ट पढ़ भी रही थी डिटेल्स आपके इस अपकमिंग फंड के बारे में। जो 20% के आसपास का जो एलोकेशन रहेगा वो फॉरेन फंड्स में या नॉन लार्ज कैप्स में हो सकता है। तो कोई क्राइटेरिया है कि किन कंडीशंस में आप इस बफर को क्रिएट करेंगे, या फिर किस तरीके से इसके थ्रू अल्फा जनरेट करने की कोशिश होगी? जी, ये ऑफर डॉक्यूमेंट में ये प्रोविज़न दिया गया है, बट अभी जो स्ट्रैटेजी है उ उस हिसाब से हम ये मेजॉरिटी एक्सपोज़र जो है 90% प्लस ये लार्ज कैप स्टॉक्स जो निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स है उसमें ही निवेश करेंगे।
थोड़ा बहुत जो चेंज कर सकते हैं ऊपर-नीचे वो करेंगे, बाकी मेजॉरिटी पोर्टफोलियो निफ्टी 100 को ही ट्रैक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिनेरियोज़ में हम मिड एंड स्मॉल कैप का ज़्यादा एक्सपोज़र ले लेंगे या ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ज़्यादा एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं रहेगा इसका। थोड़ा बहुत मिमिक करेगा इंडेक्स को एंड थोड़ा बहुत एग्ज़ीक्यूशन वाइज़ हम थोड़े चेंजेस करेंगे। ओके और एक एक सवाल और इनफैक्ट मिस्टर मेहता, जैसे आपने कहा इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान कि कोई इंटेंशनल सेक्टर बायस आपका नहीं रहेगा इस फंड के थ्रू, तो फिर किस तरीके, तो मान के चलें कि जो बॉटम अप अप्रोच होती है उसको आप बैलेंस करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब आप सेक्टर के थ्रू एक्सपोजर लेते हैं तो कहीं ना कहीं नेचुरली कॉन्सेंट्रेट करने का मौका मिलता है, तो मान के चले कि वो पूरी तरीके से अप्रोच बैलेंस रहेगी। जी, बैलेंस रहेगा क्योंकि इसमें बॉटम्स अप बेसिस पे भी अगर कोई कंपनी या सेक्टर या ग्रुप अच्छा लग रहा है, तो उसमें ज़्यादा वेटेज नहीं लेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 100 में अगर कोई कंपनी का वेटेज 5% है, तो उसका 5% ही वेट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको कन्विक्शन है वो कंपनी पे, तो हम उसका वेटेज 5 के बदले 7 या 8 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। ओके, चलिए, तो बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी इस फंड के थ्रू। 2026 में पीपीएफएस की तरफ से लार्ज कैप फंड आने वाला है और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस भी हाई काफी रहेंगी इस फंड से भी, कंसीडरिंग किस तरीके की पास्ट परफॉर्मेंस हमने स्पेशली फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से आते हुए देखी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक और है और अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। दरअसल पीपीएफएस को रिसेंटली अप्रूवल मिला है टू लॉन्च 2 न्यू पैसिव फंड्स जो कि गिफ्ट सिटी बेस्ड आउटबाउंड फंड्स है। इसी पर और बातचीत करते हैं। तो मिस्टर मेहता, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपसे समझना चाहेंगे कि हमेशा से ही जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रहा है वो प्योर एक्टिव हाउस रहा है ओवर अ डिकेड, और अब आप इस जो ये एंट्री प्लान कर रहे हैं पैसिव फंड्स में, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट राशनल क्या है, क्या अप्रोच है, क्या एक्सपेक्ट करें? जी, इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। तो हम पहले से ही फॉरेन इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। इवन बिफोर म्यूचुअल फंड हम जो पीएमएस हमारा जो हुआ करता था, उसमें भी काफ़ी क्लाइंट्स को एडवाइज़री रूट के अंदर फॉरेन स्टॉक्स पे एडवाइस करते थे। तो हमें लगा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा रूट है जहाँ से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करें तो बेटर रहेगा। तो जब म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का प्रोविज़न रखा और लास्ट लगभग 13 साल से हम फॉरेन में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। बट अगर 2022 की बात करें तो बिकॉज़ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लिमिट हिट हो गया था एंड आरबीआई ने वो लिमिट बढ़ाया नहीं है, बिकॉज़ ऑफ व्हिच जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो फॉरेन में नहीं कर सकते फ्रॉम द म्यूचुअल फंड रूट। तो हमने सोचा कि और क्या ला सकते हैं और क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं एंड इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ से वो फॉरेन स्टॉक्स में डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। तो हमने एक गिफ्ट सिटी के अंदर एक कंपनी बनाई। गिफ्ट सिटी में ऑफ़िस है, अभी एम्प्लॉइज़ भी अलग है, इन्वेस्टमेंट टीम भी उसकी अलग है। पूरा इंडिपेंडेंटली मैनेज होता है उधर एंड उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स लाए। एक पीएमएस जो है वो ऑलरेडी लाइव है, जहाँ पे हम एक्टिव डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे जो आपने बोला कि हमें रिसेंटली अप्रूवल्स मिले हैं पैसिव फंड्स में जाने का, एस&पी 500 एंड नैस्डैक 100 के जो फंड ऑफ फंड्स है वो ला रहे हैं। तो ये जो फंड्स है वो काफ़ी फ़ेमस थे लास्ट 3-4 साल में, जहाँ पे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे वो फीडर फंड्स लॉन्च करते थे एंड वो ग्लोबल जो पैसिव फंड्स है उसमें इन्वेस्ट करते थे। बट बिकॉज़ ये आरबीआई का लिमिट हिट हो गया था, तो इन्वेस्टर्स के लिए और कोई सॉल्यूशन बचा नहीं था। तो हमने सोचा ये अच्छा मौका है जहाँ पे हम ये लॉन्च कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफ़िकेशन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हम ये 2 फंड्स ला रहे हैं जो डायरेक्टली एस&पी 500 एंड नैस्डैक 100 के यूसिट्स जो कहा जाते हैं, जो आयरलैंड बेस्ड होते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा आसान हो जाता है एंड इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई भी चर्न होता है विद इन द फंड, तो उस पे टैक्स नहीं लगता है। खाली जब एंड इन्वेस्टर रिडीम करता है तभी उस पे टैक्स लगता है। तो इसलिए ये 2 फंड्स ला रहे हैं और फ्यूचर में एक हमारा एक एक्टिव फंड भी आएगा। तो अब तक जो भी फंड्स गिफ्ट सिटी में लॉन्च होते आ रहे हैं उनका मिनिमम टिकट साइज़ लगभग $1.5 लाख होता है, क्योंकि वो एआईएफ रूट के अंदर होता है। बट हमने जो लॉन्च किया है वो रिटेल फंड है और इसमें मिनिमम अमाउंट हम $5000 से स्टार्ट करेंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके, लेकिन अगर हम सिमिलर कैटेगरीज की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल या फिर मेरे एसेट की तरफ से सिमिलर ऑफरिंग्स हैं, पीपीएफएस किस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा?
कि पैसिव फंड्स में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। पैसिव फंड्स मोर और लेस सिमिलर ही रहेंगे। खाली यही है कि ये जो फंड्स है वो अभी एडिशनल पैसे नहीं ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द लिमिट, जो मैंने बताया, जो आरबीआई का जो लिमिट है वो हिट हो गया है। तो उसकी वजह से ये सब फंड्स अभी एडिशनल इंक्रीमेंटल पैसा नहीं ले रहे हैं। इनके जो ईटीएफ्स है वो ट्रेड होते हैं मार्केट में, बट वो भी ट्रेड होते हैं एट अ प्रीमियम। तो अगर एनएवी ₹10 का है और वो ईटीएफ अगर ट्रेड हो रहा है ₹11 में, तो आप 10% एडिशनल पे कर रहे हो और वो एट द एंड ऑफ द डे आपके जो रिटर्न्स है उसमें हिट करेंगे और आपको जो इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलेंगे वो कम मिलेंगे। ओके लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका जवाब सुनना चाहूंगी मैं, क्या आएगा मिस्टर मेहता। अगर हम पीपीएफएस एज अ फंड हाउस देखें तो मिस्टर ठक्कर की तरफ से हमने लगातार स्टेटमेंट सुने हैं कि यूएस टेक की जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हाई हैं। उन्होंने काफ़ी फ्लैग ऑफ किया है इस कंसर्न को। तो ऐसे में फिर नेस्डेक 100 लाना करंट लेवल्स पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा उनके लॉन्ग हेल्ड व्यू को? इनफैक्ट हम बोलते आ रहे हैं कि उधर के वैल्यूएशंस काफ़ी रीज़नेबल है। तो अगर जो ग्लोबल टेक कंपनीज़ की बात करें, हमारे पोर्टफोलियो में, फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में 4 टेक कंपनीज़ है। इनके वैल्यूएशंस लगभग 25 से 30 टाइम के बीच में रहेंगे और अगर कैश निकालें तो और भी कम रहेगा। एंड ये सब कंपनीज़ ग्रो हो रही है 20 टू 25% के रेंज में। तो अगर ये ग्रोथ रेट्स है, तो ये वैल्यूएशंस बहुत ही रीज़नेबल है ये कंपनीज़ के लिए। इंडिया में अगर 20-25% ग्रोथ मिल गया तो 100 टाइम्स वैल्यूएशन तो ईज़िली मिल जाता है। तो आई थिंक टेक कंपनीज़ बहुत ही रीज़नेबल वैल्यूड है। अगर उसमें भी डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि टेक को खाली एक ग्रुप के अंदर डाल दो तो नहीं चलेगा। बट जो 4 कंपनीज़ हम ओन करते हैं वो हम बहुत ही कंफर्टेबल है वो कंपनीज़ में ओन करने के लिए। ओके चलिए, इंटरेस्टिंग होगा। देखेंगे आगे किस तरीके के ये फंड्स आते हैं, फ्लोज कैसे रहते हैं, कितना इंटरेस्ट रहता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन